दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे स्टॉक्स जहां पर स्मार्ट मनी यानी कि DIIs एक्यूमुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें कि रीसेंट क्वार्टर्स में हमारे DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग दिखाई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइंग क्यों दिखाई है, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के लेवल्स या बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। सबसे पहले यहां पर यह समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे DIIs हैं वो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स नहीं लेते। ये बेसिकली प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब भी DIIs अगर बाइंग कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कहीं ना कहीं से विजिबिलिटी है, अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है या फिर वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं से अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इन सातों कंपनियों में, क्या कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। तो जो पहली कंपनी है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे BHEL का देखिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से क्या अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी 81 के आसपास पहुंच चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 6% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% का है और यहाँ पे देखें तो पेट्रोस्की स्कोर 9 का है। 9 के ऊपर पेट्रोस्की स्कोर होता ही नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है इसको जानने के लिए जस्ट टाइप करिए यूट्यूब पर स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, हमारी वीडियो मिलेगी, आप उससे सीख सकते हैं। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.13 का है एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.31 के आसपास है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब BHEL के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो दिसंबर 2023 में देखिए 63% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 12.5% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे DIIs करीब 17.5% के आसपास थे, FIIs 7% के आसपास देखने को मिल रहे थे। अब रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे जो DIIs हैं वो बढ़ के करीब 24% के आसपास हो चुके हैं। यहाँ पे प्रोमोटर्स 58% के आसपास है और पब्लिक मात्र 10% के आसपास रह गई। तो क्लियर कट हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2025 के बाद से जो हमारे DIIs हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी स्टॉक के बारे में, दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है वो आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे जोमेटो, तो जोमेटो के नाम से इसका बिजनेस है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्लिंकिट। तो बेसिकली इनके दो मेजर बिजनेसेस हैं। जोमेटो से ये डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड ब्लिंकिट से ये ग्रोसरीज की डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मोर ओवर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जिनको नहीं मिलता है क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स इनको मिलते हैं जब ये डिलीवरी करते हैं। हालांकि कुछ और फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर्स को, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को, जिनसे इनको कमीशंस के तौर पे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। लेकिन ब्लिंकिट पे मोस्टली ये देखें तो प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं जहाँ पे मोस्टली इन्हें कमीशंस के बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होते हैं एंड साथ ही साथ इनके कुछ खुद के प्रोडक्ट्स हैं जिनके इनको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डीमार्ट टाइप का यहाँ पे हमें फीलिंग आ रही है नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जोमेटो को देखें जो कि बेसिकली एटर्नल कंपनी से लिस्टेड है, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 1% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 3% का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 655 के आसपास है। पता नहीं कौन से एनालिसिस के हिसाब से हमारे DIIs इसमें बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है। पेट्रोस्की स्कोर 5 का है एंड यहाँ पे देखिए तो सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 70% के आसपास है। क्या ये डाटा देख के हमारे DIIs इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 655 का है लेकिन सेल्स ग्रोथ 70% के आसपास देखने को मिल रही है। अभी ऐसे में अगर हम देखें तो जून 2023 में FIIs यहाँ पे 54% के आसपास थे, DIIs यहाँ पे 10% के आसपास थे एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करीब 34% के आसपास देखने को मिल रही थी। तो अगर लेटेस्ट डाटा अगर हम ध्यान दें इस पे लेटेस्ट डाटा पे तो हमारे FIIs 32% हो चुके हैं और 35-36% के आसपास यहाँ पे हो चुके हैं हमारे DIIs। पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे 4-5% के आसपास स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं DIIs। इसके साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 26% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगली स्टॉक के बारे में। तो जो अगला स्टॉक है वो है मैक्स हेल्थ केयर। ये एक हॉस्पिटल की चेन है, राइट। अब मैक्स हेल्थ केयर देखें तो भारत की नंबर 1 हॉस्पिटल चेन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड EBITDA। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स क्या कहते हैं मैक्स हेल्थ केयर के?
तो फंडामेंटल्स देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखिए 67 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, डिविडेंड यील्ड 0.15% का है। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.33 है एंड पेट्रोस की स्कोर मात्र 3 का है। तो पेट्रोस की स्कोर जनरली जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट 4-5 के ऊपर का देखते हैं, राइट, एनालिसिस करते समय। तो यहाँ पे हमारे DIS ने क्या देखा होगा वो वही बता सकते हैं। आई एम श्योर कि उन्होंने ये देखा होगा सेल्स ग्रोथ पिछले 5-7 सालों का इनफैक्ट 22% के आसपास रहा है एंड यहाँ पे ओवरऑल जो इंडस्ट्री का PE है वो 48 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में प्रोमोटर्स 24% के आसपास थे, 4% यहाँ पे पब्लिक थी, FIIs करीब 60% एंड DIS करीब 12% के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे FIIs 45% हो चुके हैं एंड 26% के आसपास हो चुके हैं हमारे DIS। मात्र 4.5% पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्या आप लोगों को नहीं पता था कि मैक्स हेल्थ केयर कोई कंपनी है? आई एम श्योर कि हॉस्पिटल चैन के बारे में पता होगा, बट जनरली होता क्या है कि हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं, खासतौर पे जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कंपनी लिस्टेड भी होती है, मल्टीबैगर भी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। तो इनका 9 मंथ का कंसोलिडेटेड अगर हम डाटा देखें तो 9% के आसपास से यहाँ पे रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं, 31% के आसपास से EBITDA ग्रो हुए हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब 23% के आसपास से ग्रो होते हुए दिखाई दिए। फंडामेंटल्स पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे अवंती फीड लिमिटेड आप देखिए 19-20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, 24% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड यील्ड 0.67% के आसपास है और डेट है ही नहीं बिल्कुल। इस कंपनी के पास केवल 15 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 7 का है एंड सेल्स ग्रोथ मात्र 7.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 के आसपास है एंड इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें अवंती फीड्स लिमिटेड का, तो जून 2023 में करीब 43% के आसपास प्रोमोटर्स थे, पब्लिक यहाँ पे 31% थी और यहाँ पे FIIs करीब 13% और DIS करीब 9% के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। तो लेटेस्ट क्वार्टर में अगर हम देखें मार्च 2026 के क्वार्टर में तो 43% प्रोमोटर्स है, 39% पब्लिक है, यहाँ पे 7% के आसपास हो चुके हैं हमारे DIS एंड 7.5% के आसपास है हमारे FIIs इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। जो अगला स्टॉक है वो है जेनटेक। जेन टेक्नोलॉजीज किस सेक्टर से बिलोंग करती है? डिफेंस सेक्टर, राइट। डिफेंस सेक्टर में इवन गवर्नमेंट का वहाँ पे योगदान है या नहीं? गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ वो आगे बढ़ें एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, हमारे भारत की ही टेक्नोलॉजीज यहीं से डेवलप हो, ग्रोथ करे, चाहती है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे जेनटेक का आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, डिविडेंड यील्ड 0.13% है, कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.01 है, साथ ही साथ पेट्रोस की स्कोर 6 का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 33% के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी एक बात ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कंपनियों का। हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70 के आसपास है एंड इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पे 68 हो चुका है। ग्राहम नंबर 318 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम जेनटेक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 में आप देखिए 57% के आसपास प्रोमोटर्स थे, पब्लिक 38% थी, केवल 3.5% यहाँ पे FIIs थे एंड मात्र 0.21% के आसपास हमें DIS देखने को मिल रहे थे। अब देखिए जून 2023 के बाद से मार्च 2026 आते आते 49% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 35% पब्लिक है, 10% यहाँ पे DIS हो चुके हैं और 6% यहाँ पे हमारे FIIs हो चुके हैं। तो FIIs ने भी स्टेक बढ़ाया एंड DIS ने लगातार यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है पिछले कई क्वार्टर से। ठीक, चलिए इसके साथ ही साथ अगले स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो ये है एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, डिविडेंड यहाँ पे है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पे डेट इक्विटी मात्र 0.04 का है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे S4R ऐप पर हैं तो वहाँ पर आप हमसे चैट पर भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उससे आप सीख सकते हैं कि पेट्रोस की स्कोर कितने का होना चाहिए, ROE कितने का होना चाहिए, ROC कितने का होना चाहिए, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की। तो इनकेस अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और साथ ही साथ हमें आप वहाँ पर पर्सनली बातें भी हमसे कर सकते हैं अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं। ठीक,
यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 है तो क्या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे आप देखिए तो सेल्स ग्रोथ इनकी नहीं दिख रही है, हो सकता है कि सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही साथ इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2025 में 75% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 1.5% के आसपास FIIs, 7.5% के आसपास DIIs एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट करीब 16%, 16.5% के आसपास थी। वहीं पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 74% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स है, 12% पब्लिक है, 12% यहाँ पे हो चुके हैं DIIs एंड 1.5% के आसपास यहाँ पे FIIs देखने को मिल रहे हैं। तो सितंबर 2025 से हमारे पास डाटा है, इनफैक्ट पिछले 1-2 साल का डाटा है, इसलिए हमें 7 सालों का सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखने को मिल रहा। तो इन दिस केस आपको ये देखना होगा कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ HDFC बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ROE 14% के आसपास है, ROCE मात्र 7% है, डिविडेंड यील्ड 1.69% है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखें तो 6.34 के आसपास है। अब डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो क्या ऐसे में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है? अब बैंकिंग एंड NBFCs में डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट? तो ये वाला पैरामीटर बैंकिंग के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे हमें सही एनालिसिस ना मिले। तो बैंकिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया या कैसा रेशियो हो गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो हो गया या NPAs हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो ये सब जो हम एनालिसिस करते हैं, राइट, इंडस्ट्रीज बेस्ड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो हमारे जो DIIs होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री को भी देखते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ के स्कोप है या नहीं, कोई सनराइजिंग इंडस्ट्री तो नहीं है जिसके कि सनराइजिंग स्टॉक्स हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर मात्र 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की करीब 19% के आसपास रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 का है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें HDFC बैंक का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2023 में 25% प्रोमोटर्स थे, 15% पब्लिक थी, यहाँ पे 33% के आसपास FIIs थे एंड 26% के आसपास हमें DIIs देखने को मिल रहे थे। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो प्रमोटर्स बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। HDFC बैंक में भी अब कोई भी प्रमोटर्स नहीं रह गए, हालांकि FII 44% हो चुके हैं एंड DII यहाँ पे बढ़ के हो चुके हैं 40%, पब्लिक मात्र 15% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पब्लिक कम क्यों है? ऐसी कंपनियों में खासतौर पे जिनमें कि सेल्स ग्रोथ 20, 25, 30% के आसपास रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 15, 20, 25% के आसपास रहती है, ऐसी कंपनियों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आमतौर पे कम क्यों होती है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोकस हमारा ओवरऑल भारत में गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा एक्सपेंशन पे दिख रहा है, साथ ही साथ रिन्यूएबल इंटीग्रेशन पे दिख रहा है, हेल्थ केयर पे तो है ही, इसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग पे देखने को मिल रहा है। तो हमारे DIIs क्या है, वो यही सब देखते, राइट, कि कहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, कहाँ पे एक तरह से सनराइजिंग इंडस्ट्री आ रही है, कौन सी इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट कैश फ्लोज और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ दिख रहा है, कौन सी थीम लॉन्ग टर्म थीम साबित हो सकती, ये सब बातें वो स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन दैट वो स्टॉक्स में एंट्री करते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशंस वहाँ पे बढ़ाते हैं। सो DII जो है रैंडमली किसी स्टॉक में बाई नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जरूर से जरूर देखते हैं, इसके साथ ही साथ कंपनीज के कैश फ्लोज देखते हैं एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जरूर से जरूर देखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली किसी को भी नहीं फॉलो करना चाहिए, इनफैक्ट मुझे भी नहीं करना चाहिए, जिनके पास डिग्री है उनको भी नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए व्हाई बिहाइंड DIIs बाइंग। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, इनसाइट्स आपको समझ में आए तो कमेंट में यस जरूर से जरूर लिखिए। इसी तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, जो हमारा S4R है, राइट, उसको आप चेकआउट करना ना भूलिए। लिंक्स और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इन पर्सन हमसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते। वैसे इन सब स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।